नमस्कार विद्यार्थियों, वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, कल हमने चर्चा की थी कि जो संसद के जो सदन होते हैं उनके साधनों के बारे में। साधनों से तात्पर्य है कि भाई उनका टाइम क्या रहता है, दैनिक दिनचर्या क्या रहती है उनके बारे में चर्चा की थी। जैसे सबसे पहले हमने देखा था लोकसभा के बारे में, तो लोकसभा में 11 बजे से 12 बजे तक का जो समय क्या कहलाता है, प्रश्नकाल कहलाता है। और 12 से 1 शून्यकाल और 1 से 2 लंच और 2 से 6 बजे तक क्या करते हैं, वो विधायी कार्य करते हैं। इसी प्रकार राज्यसभा में सेम चलता है, केवल विधायी कार्यों का जो समय है वो थोड़ा सा चेंज है, 2 बजे से लेकर 5 बजे तक का ध्यान रखना। अब सबसे पहले प्रश्नकाल शुरू होता है। प्रश्नकाल में सदस्य प्रश्न पूछते हैं और मंत्री जवाब देते हैं, ध्यान रखना। क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग मंत्री होते हैं, सभी मंत्रालयों के मंत्री होते हैं, उनको जवाब देना होता है, लेकिन उसकी भी एक कोई प्रक्रिया होती है, एक निश्चित नियम बना रखा है। अब उसमें 3 टाइप के प्रश्न होते हैं। प्रश्न जब पूछे जाते हैं तो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना वाले प्रश्न। 3 प्रश्न होते हैं, तीनों में क्या डिफरेंट है वो हमने देख लिया था। फिर उसके बाद में आता है शून्यकाल। क्या आता है? शून्यकाल। संसदीय प्रक्रिया में ये जो संसद की जो कार्रवाई चलती है, इसमें कहीं पर भी शून्यकाल लिखा हुआ नहीं है। ये शून्यकाल भारत की देन है, जो 1962 से शुरू हुई। फिर उसके बाद में लंच हो जाता है, उसके बाद में विधायी कार्य होते हैं। विधायी कार्यों में क्या होते हैं? जैसे कोई प्रस्ताव अगर रखना हो, कोई संकल्प लाना हो, जैसे कोई अविश्वास प्रस्ताव रखना हो, विश्वास प्रस्ताव रखना हो, स्थगित प्रस्ताव रखना हो, ये अलग अलग टाइप के कई प्रकार के क्या होते हैं, प्रस्ताव होते हैं। तो उन प्रस्तावों के बारे में पढ़ना होता है। तो कौन कौन से प्रस्ताव होते हैं उनके बारे में देखेंगे हम। सबसे पहले लिखो आप। और आपको पता है, जब भी किसी सदन में आप कोई प्रस्ताव लाना चाहते हो, तो पहले उस सदन का जो हेड होता है, हेड से मतलब लोकसभा में तो लोकसभा का स्पीकर, राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति होता है, उसकी परमिशन के बिना आप कोई भी प्रस्ताव नहीं रख सकते हो। फिर उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं वो। फिर उसके बाद में अगर उसकी जांच कराने की आवश्यकता होती है, तो बीच में कई सारी कमेटियां बना के रखते हैं, संसदीय कमेटियां कहते हैं उनको। तो उन संसदीय समितियों से उनकी जांच करवा लेते हैं उस बिल की। फिर उसके बाद में उसको आगे सदस्यों के पास रखते हैं, और सदस्यों में उस पर चर्चा होती है। क्या होती? चर्चा होती है। तो लिखो आप। हम्म, विभिन्न प्रस्ताव। आज का टॉपिक का नाम क्या रहेगा? नहीं नहीं, ऐसे कहाँ लिखा है? मैंने डिंग का डलवाई थी विधायी कार्य, आपको जबरदस्ती डाल दिया। हाँ, तो उसका समय लिख लो वैसे, और क्या, खत्म। विभिन्न प्रस्ताव। विभिन्न प्रस्ताव। लिखो। विभिन्न विषयों पर सदन अपना मत या निर्णय, सदन अपना मत या निर्णय किसी मंत्री या किसी सदस्य के द्वारा लाए गए प्रस्ताव को प्रस्ताव को स्वीकृत पब्लिक अस्वीकृत करके देता है। अब देखो, कोई भी प्रस्ताव जब आ जाता है, तो प्रस्ताव आने के बाद में उस पर क्या होती? चर्चा। क्या होती? चर्चा। देखिएगा, चर्चा के लिए लाए गए प्रस्तावों की मुख्यतः 3 श्रेणियां होती है। कितनी श्रेणियां होती? 3 श्रेणियां होती है। पहला, महत्वपूर्ण प्रस्ताव।
पहला कौन सा विद्यार्थियों? महत्वपूर्ण प्रस्ताव। दूसरा स्थानापन्न या स्थापन, स्थापन ही बोलते हैं, स्थापन प्रस्ताव। दूसरा कौन सा है? स्थापन प्रस्ताव। और तीसरा लिखो पूरक प्रस्ताव। 3 टाइप के होते हैं। कौन से होते हैं? महत्वपूर्ण प्रस्ताव, स्थापन प्रस्ताव और पूरक प्रस्ताव। पहला लिखो महत्वपूर्ण प्रस्ताव। देखो विद्यार्थियों, सुनना मेरी बात। कभी कभी ऐसा प्रस्ताव आता है विद्यार्थियों, कभी कभी ऐसा प्रस्ताव आता है कि उसमें राष्ट्रपति को हटाना होता है। क्या करना होता है? राष्ट्रपति को हटाना होता है। और राष्ट्रपति को आपको पता है कि कौन से प्रस्ताव से हटाते हैं? महाभियोग प्रस्ताव से हटाते हैं। तो महाभियोग प्रस्ताव अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव होता है। क्या होता है? महत्वपूर्ण प्रस्ताव होता है। यह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हटाना हो। किसको हटाना हो? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ऐसे कई सारे प्रस्ताव होते हैं जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव के अंतर्गत आते हैं। लिखिएगा आप, ये प्रस्ताव राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग, राष्ट्रपति को महाभियोग प्रस्ताव से हटाते हैं। महाभियोग कौमा मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने से संबंधित होता है, को हटाने से संबंधित होता है। लिख लिया? दूसरा लिखो स्थानापन्न प्रस्ताव। आराम आराम से। स्थानापन्न प्रस्ताव। अब देखो विद्यार्थियों, इसको किसी न किसी के स्थान पर लाया गया है। मतलब जो मूल प्रस्ताव होता है उसके स्थान पर लाए गए प्रस्ताव क्या बोलते हैं? स्थानापन्न प्रस्ताव। लिखिएगा, यह प्रस्ताव, यह वह प्रस्ताव होता है, यह वह प्रस्ताव होता है जो मूल प्रस्ताव के स्थान पर लाया जाता है। यह ऐसा प्रस्ताव होता है जो मूल प्रस्ताव के स्थान पर लाया जाता है। किसके स्थान पर लाते हैं इसको? मूल प्रस्ताव के स्थान पर लाते हैं। तो एक प्रकार से दो प्रस्ताव आ गए विद्यार्थियों। एक तो बाद में पेश कर दिया, एक पहले पेश कर रखा हमने। अब अगर बाद वाला पारित हो गया, सदन उसको अनुमति दे देता है, तो ये पहले वाला क्या मान लिया जाता है? समाप्त मान लिया जाता है। लिखिएगा, यदि सदन के द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है, यदि सदन के द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है, तो मूल प्रस्ताव, मूल प्रस्ताव स्थगित हो जाता है। लिख लिया? लिखो पूरक प्रस्ताव। अगला कौन सा है? पूरक प्रस्ताव। देखो, ऐसा प्रस्ताव, ऐसा प्रस्ताव जिसका स्वयं का कोई अर्थ नहीं होता हो,
ऐसा प्रस्ताव, मेरी बात सुनो, जैसे आप सप्लीमेंट्री एग्जाम देना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं? पहले मेन एग्जाम तो देनी पड़ेगी ना, तभी सप्लीमेंट्री आएगी। तो पूरक प्रस्ताव के लिए पहले मूल प्रस्ताव होना जरूरी होता है। एक मिनट, क्या लिखा है? ऐसा प्रस्ताव जिसका स्वयं का कोई अर्थ नहीं होता है, इसे सदन में तब तक पारित नहीं किया जा सकता जब तक इसके मूल प्रस्ताव का संदर्भ न हो, इसके मूल प्रस्ताव का संदर्भ न हो। में संदर्भ ना हो। देखो, इस पूरक प्रस्ताव को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। इस पूरक प्रस्ताव को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पहला लिखो, सहायक प्रस्ताव। पहला लिखें आप, सहायक प्रस्ताव। लिख लिया? इसके बारे में लिखो, इसे नियमित प्रक्रिया के रूप में, इसे नियमित प्रक्रिया के रूप में विभिन्न कार्यों के संपादन हेतु, विभिन्न कार्यों के संपादन हेतु इस्तेमाल किया जाता है। विभिन्न कार्यों के संपादन हेतु इस्तेमाल किया जाता है। तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया ना इसको। दूसरा लिखो, स्थान लेने वाला प्रस्ताव। देखो, अब 3 प्रस्ताव पढ़ रहे हैं चर्चा के लिए, जो आते हैं ना प्रस्ताव, वो 3 होते हैं: महत्वपूर्ण प्रस्ताव, स्थानापन्न और पूरक प्रस्ताव। फिर पूरक प्रस्ताव को हमने कितने भागों में बांट लिया? 3 भागों में बांट लिया। उसमें से पहला हो गया सहायक प्रस्ताव। दूसरा लिखो, स्थान लेने वाला प्रस्ताव। लिखो, इसे वाद विवाद के दौरान, इसे वाद विवाद के दौरान किसी अन्य मामले के संबंध में लाया जाता है। वाद विवाद के दौरान किसी अन्य मामले के संबंध में लाया जाता है और उस समय या उस मामले में यह उसका स्थान ले लेता है। और तीसरा होता है विद्यार्थी, जैसे कोई मूल प्रस्ताव है तो उसमें कुछ संशोधन करना है, उससे संबंधित होता है। तीसरा लिखो, मूल प्रस्ताव में परिवर्तन से संबंधित। लिखो, ये मूल प्रस्ताव के किसी भाग को परिवर्तित करने के लिए लाया जाता है। परिवर्तित करने के लिए लाया जाता है। देखिएगा,
जब भी किसी सदन में किसी प्रस्ताव को लाया जाता है तो सदन का जो हेड होता है उससे अनुमति लेना जरूरी होता है। उसकी अनुमति के बिना प्रस्ताव को नहीं रखा जाता है। कई बार तो वो अनुमति दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, उनके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आप भारत के राष्ट्रपति को हटाना चाहते हो और आप उनके विरुद्ध क्या लाना चाह रहे हो, महाभियोग प्रस्ताव लाना चाह रहे हो, लेकिन उससे पहले आपको लोकसभा में या राज्यसभा में जिसके भी विरुद्ध आप लेकर मतलब जिस भी सदन में रख रहे हो आप, तो पहले आपको लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति से क्या लेनी होगी, अनुमति लेनी होगी कि भाई हम ये क्या करना चाह रहे हैं, ये प्रस्ताव लाना चाह रहे हैं। उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो परमिशन दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, ध्यान रखना। कई बार देते ही नहीं है। जैसे विपक्ष वाले लेके आते हैं ना, कई बार वो कहते हैं कि वैसे समय खराब करने के लिए लेके आ रहे हो, तुम्हारे पास बहुमत तो वैसे ही नहीं है। भाई आज सत्ताधारी दो पार्टी होती है, उनके पास बहुमत है जब तो वो सत्ता में बैठे हैं, और विपक्ष वाले कोई प्रस्ताव लेकर आए तो उनका पारित तो वैसे नहीं होगा, लेकिन सदन का समय तो खराब होगा ना बिना मतलब में, तो इसलिए वो उसको स्वीकार नहीं करते, उसका ऐसा नोट डाल देते हैं उसमें। ठीक है। दूसरी बात, या वो रख लेते हैं, उसको कोई जवाब नहीं देते, उसको साइड में रख लेते हैं। कई बार ऐसा भी होता है। तो इस टाइप के और फिर उसके बाद में जैसे माना कि उन्होंने स्वीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया मतलब सदन में आ गया, वो सदन में आ गया तो उसके ऊपर चर्चा होती, फिर क्या होती, जैसे मैंने कहा ना कई बार चर्चा होती है, मतदान होते हैं, उसको पेश किया जाता है, एक पूरी प्रक्रिया चलती है। अलग अलग बिल के बारे में अलग अलग सिस्टम होता है पूरा। तो इसमें चर्चा के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा है, महत्वपूर्ण वाला और स्थानापन्न वाला और पूरक प्रस्ताव। और पूरक प्रस्ताव को फिर 3 श्रेणियों में बांट दिया। 3 श्रेणियां कौन कौन सी विद्यार्थियों, सहायक प्रस्ताव, स्थगन लेना वाला और मूल प्रस्ताव में कुछ चेंज करना हो, परिवर्तन करना हो, वो वाला। ठीक है। ये एक बेसिक जानकारी थी। अब अन्य प्रस्तावों के बारे में हम पढ़ेंगे, मतलब संसद में या लोकसभा या राज्यसभा में कौन कौन से प्रस्ताव लाए जाते हैं। कुछ प्रस्ताव ऐसे होते हैं जो केवल लोकसभा में रखे जाते हैं, कुछ प्रस्ताव ऐसे होते हैं किसी भी सदन में उनको रखने की शुरुआत कर सकते हैं, लोकसभा में भी ला सकते हैं और राज्यसभा में। जैसे माना कि महाभियोग प्रस्ताव है तो वो किस में लाया जाता है, लोकसभा में, राज्यसभा में, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। लेकिन एक सदन से पारित होने के बाद दूसरे सदन में जाता है, और दोनों सदनों से पारित होने के बाद किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति जब उस पर स्वीकृति देगा तभी उसके बाद में उसको वो प्रस्ताव पारित माना जाता है, मतलब पूर्ण। सबसे पहले लिखो आप स्थगन प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव विद्यार्थियों, स्थगन प्रस्ताव। एक एक को पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, सारा ध्यान रखना जो भी आप पढ़ा रहा हूँ ना। स्थगन प्रस्ताव। देखो विद्यार्थियों, माना कि ये हमारी संसद है, टॉपिक का नाम क्या चल रहा है अपना, संसद चल रहा है। और संसद में 2 सदन होते हैं, कौन कौन से, एक तो लोकसभा होता है और एक राज्यसभा होता है, और राष्ट्रपति इसका क्या है, अभिन्न अंग है। अब इस लोकसभा में सदस्य है, इसी में ही एक अध्यक्ष होता है, और अध्यक्ष की एब्सेंट में इन सदस्यों में से किसी को उपाध्यक्ष बना के रखते हैं, वो काम करता है। ये जो सदस्य हैं इनकी सरकार हो भी सकती है, नहीं भी हो सकते, मतलब ये पक्ष वाले भी हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, और विपक्ष वाले भी हो सकते हैं। सही बात है। इसी प्रकार राज्यसभा में भी यही सिस्टम रहता है, राज्यसभा में भी सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्य होते कि नहीं होते। ये विद्यार्थियों सत्ता पार्टी के भी हो सकते हैं, यानी कि पक्ष के भी हो सकते हैं, और विपक्ष, जो सत्ता पार्टी के नहीं वो विपक्ष। यानी कि जैसे अभी सेंटर में सरकार बीजेपी की है तो कांग्रेस वाले होते क्या कहलाएंगे, विपक्षी सदस्य कहलाएंगे, ध्यान रखना। तो विपक्ष वाले हो सकते हैं। तो देखो, हम एक प्रस्ताव रखना चाह रहे हैं संसद में, किस में रखना चाह रहे हैं, संसद में। तो सर संसद में तो 2 सदन होते हैं, या तो लोकसभा में रखे या राज्यसभा में रखे। तो स्थगन जो प्रस्ताव है ना, ध्यान दीजिए, स्थगन प्रस्ताव की शुरुआत, रखने की शुरुआत लोकसभा में भी हो सकती है और राज्यसभा में भी हो सकती है। इसे विद्यार्थियों क्या केवल सत्ता पार्टी के सदस्य रख सकते हैं, क्या विपक्ष वाले रख सकते हैं, इस बिंदु का ध्यान रखना होता है। और फिर इन्हीं सदस्यों में से अगर किसी सदस्य को हमने मंत्री बना दिया, विपक्ष वाले को तो मंत्री नहीं बनाएंगे, पक्ष वालों में से क्या बनता है विद्यार्थियों, यहां से ले लेता हूं। पक्ष वालों में से एक तो होता है मंत्री, एक तो क्या होता है मंत्री, और कुछ होते हैं सामान्य सदस्य। कुछ क्या होते हैं, सामान्य सदस्य होते हैं। भाई बीजेपी के सारे जो सांसद बन के गए हैं अभी लोकसभा में, क्या सारों को मंत्री थोड़ी बनाया गया है, कुछ को तो मंत्री बनाया गया ना। जो ये मंत्री के द्वारा अगर कोई बिल पेश किया जाएगा तो उसे बोलेंगे हम सरकारी बिल, क्या बोलेंगे, सरकारी बिल बोलेंगे। और इसके द्वारा पेश किया जाएगा उसको क्या बोलेंगे, गैर सरकारी बोलेंगे। इनका थोड़ा सा ध्यान रखना।
तो हम कौन से प्रस्ताव के बारे में पढ़ रहे हैं? स्थगन प्रस्ताव। तो स्थगन प्रस्ताव विद्यार्थियों कोई सा भी सदस्य लेकर आ सकता है, कोई सा भी सदस्य लाकर सदन के सम्मुख पेश कर सकता है, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। इसकी प्रकार चाहे उसको लोकसभा में भी रखा जा सकता है, राज्यसभा में भी रखा जा सकता है। तो लिखिएगा आप लोग, स्थगन प्रस्ताव संसद के स्थगन प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। यह सदन को रेखांकित करो आप। किसको रेखांकित करो? सदन को। सदन का मतलब क्या है? लोकसभा या राज्यसभा, किसी में पेश कर सकते हैं उसको। देखो, पेश की जगह पर क्या मिल सकता है? प्रस्तुत करना, पुनः स्थापित करना। क्या मिल सकता है? पुनः स्थापित करना मिल सकता है, पेश करना, प्रस्तुत करना, कुछ भी मिल सकता है। लेकिन एक सामान्य शब्दावली मैंने क्या लिखा दिया, तो सबसे पहले पेश कहां किया जाएगा उसको? अब देखो विद्यार्थियों, माना कि लोकसभा में पेश किया गया तो लोकसभा के बाद में कहा जाएगा वो? राज्यसभा में पेश किया गया तो फिर लोकसभा में आएगा। तो ये पता चल गया ना आपको, किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। शुरुआत की बात है। अब इसको देखो, पेश करता कौन है? अगर लोकसभा में पेश किया गया तो लोकसभा का पक्ष या विपक्ष का सदस्य इसको पेश कर सकता है। राज्यसभा में पेश किया गया तो राज्यसभा का पक्ष या विपक्ष का सदस्य इसको पेश कर सकता है विद्यार्थियों। तो लिखिएगा, इस प्रस्ताव को सदन का कोई भी सदस्य, सदन का मतलब लोकसभा या राज्यसभा ना, अब राज्यसभा वाला राज्यसभा में पेश करेगा, लोकसभा वाला लोकसभा में पेश करेगा। सदन का कोई भी सदस्य ब्रैकेट में पक्ष पब्लिक विपक्ष, कोई भी सदस्य पेश कर सकता है। देख लिया? देखिएगा, इस प्रस्ताव पर चर्चा 2.5 घंटे से अधिक नहीं होती है। लिख लिया? लिखो विद्यार्थियों, यह किसी मतलब स्थगन प्रस्ताव कब लेकर आते हैं? लिखो, यह किसी अविलंबनीय, यह किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मामले में सदन में चर्चा करने के लिए, सदन में चर्चा करने के लिए कॉमा सदन की कार्यवाहियों को स्थगित करने के लिए सदन की कार्यवाहियों को स्थगित करने के लिए लाया जाता है। अविलंबनीय लोक महत्व का कोई विषय है और उसमें सदन में चर्चा करनी हो तो क्या लेकर आते हैं? स्थगन प्रस्ताव लेकर आते हैं विद्यार्थियों। या दूसरी बात, सदन की कार्यवाही को क्या करवाना हो, स्थगित करवाना हो, तो भी क्या लेकर आ जाते हैं? ये स्थगन प्रस्ताव लेकर आ जाते हैं। ठीक है। लेकिन जो सदन का पीठासीन अधिकारी है, चाहे लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष रहता है और राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति रहता है, तो उस पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना ये क्या नहीं लेकर आ सकते? स्थगन प्रस्ताव पेश नहीं कर सकते, ध्यान रखना। लेकिन यह प्रस्ताव
सदन के पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बाद ही क्या लिखा है? पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है। पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रस्तुत किया जा सकता है। लिख लिया? ओके। हाँ देखो, अगर माना कि लोकसभा में इसको हम पेश कर रहे हैं, कहाँ पेश कर रहे हैं? लोकसभा में पेश कर रहे हैं, तो लोकसभा में पीठासीन अधिकारी कौन है? लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष एब्सेंट है तो उस दिन पीठासीन अधिकारी कौन होगा? उपाध्यक्ष भी एब्सेंट है तो वो 10 जनों की जो लिस्ट होती है उसमें से 10 जनों की वो लिस्ट समाप्त भी हो जाती है, मतलब वो सारे सदस्य भी उस दिन अगर एब्सेंट रहते हैं तो जो भी उस दिन का कोई सीनियर जो अधिकारी होता है, जो सदस्य होता है, उसी को क्या मान लिया जाता है? पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया जाता है। ध्यान रखना, ठीक है। इसी प्रकार राज्यसभा में चलता है ये सिस्टम। लेकिन विद्यार्थियों, जब भी स्थगन प्रस्ताव लेकर आते हैं तो 50 समर्थकों की आवश्यकता जरूरी होती है। कितनों की? लिखिएगा। इस प्रस्ताव के लिए मतलब लाने के लिए, समझ गए ना? इस प्रस्ताव को लाने के लिए 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी होता है। ये संख्या याद रखना विद्यार्थियों, 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी होता है। ओके। अब विद्यार्थियों, सदन की कार्रवाई चल रही है, जो भी उनको सत्ताधारी पार्टी को जो काम करवाना है वो काम कर रहे हैं वो। लेकिन बीच में कोई लोक महत्व का कोई ऐसा मामला आ गया और 50 उस सदन के 50 सदस्य ये चाहते हैं कि भाई हम आपकी जो नियमित जो कार्रवाई चल रही है उसको तो आप रोको, और ये लोक महत्व का मामला है, इस पे आप क्या करो? चर्चा करो, इसके ऊपर कार्रवाई करो जो भी करनी है। तो ऐसे और माना कि लोकसभा में पेश किया गया, राज्यसभा में पेश किया गया, और वो पीठासीन अधिकारी उसकी परमिशन भी दे देता है। क्या कर देता है? भाई इस पे आप क्या कर सकते हो? चर्चा कर सकते हो। तो ऐसी स्थिति में सदन की जो नियमित कार्रवाई होती है उसको रोक दिया जाता है, और ये जिस मामले को लेकर आए हैं उस मामले पर क्या करने लग जाते हैं? संसद के सदस्य चर्चा करना शुरू कर देते। देखिएगा, यदि ये प्रस्ताव पारित हो जाता है, यदि यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो इस प्रस्ताव में उठाए गए मामले, इस प्रस्ताव पर उठाए गए मामले पर चर्चा करने के लिए, सदन की नियमित कार्यवाहियों को, सदन की नियमित कार्यवाहियों को रोक दिया जाता है। ये क्या हो गया विद्यार्थियों? आपका स्थगन प्रस्ताव। समझ गए यहां तक? दूसरी बात, अब विद्यार्थी इस स्थगन प्रस्ताव पर कुछ प्रतिबंध लगा रखा है, मतलब कुछ सीमाएं भी है इसकी। तो लिखो, इस प्रस्ताव की सीमाएं, स्थगन प्रस्ताव की सीमाएं। स्थगन प्रस्ताव की सीमाएं। अब देखो विद्यार्थियों, माना कि अभी वर्तमान में ऐसा ही भर्ती का कोई मामला चल रहा है। क्या चल रहा है? ऐसा ही भर्ती का मामला चल रहा है, लोक महत्व का मामला है, या फिर कोई अन्य मामला घटित हो जाए कोई सा भी। उस दौरान संसद की या सदन की जो भी नियमित जो कार्रवाई चल रही है वो चलती रहेगी, लेकिन 50 सदस्य मिलकर ऐसा प्रस्ताव लेकर आ जाए, स्थगन प्रस्ताव का, जो आपकी कार्रवाई चल रही है उसको क्या करो? आप स्थगित करो। क्या करो? कार्रवाई को तो स्थगित करो, और इस मामले पर आप चर्चा करो। तो फिर विद्यार्थियों, माना कि ऐसा मामला कोई दूसरे अन्य प्रस्ताव में उठा लिया गया है, ऐसा ही भर्ती का मामला ही कोई दूसरे प्रस्ताव में उठा लिया गया है,
तो फिर ऐसी स्थिति में स्थगन प्रस्ताव लाने की क्या जरूरत है? भाई सदन के सामने पहले ही वो मामला आ चुका है किसी अन्य प्रस्ताव के जरिए। अन्य जो प्रस्ताव उसका कोई सा भी नाम हो सकता है, तो उसके जरिए अगर वो पहले मामला आ गया तो फिर आप उस चीज को नहीं लेकर आ सकते हो। तो लिखो, इसके बारे में लिखा देता हूं। स्थगन प्रस्ताव किसी पृथक प्रस्ताव के माध्यम से उठाए गए विषयों को, मामले भी हो सकते हैं, उठाए गए मामलों को स्थगन प्रस्ताव किसी पृथक प्रस्ताव के माध्यम से उठाए गए मामलों को पुनः उठाने की स्थगन प्रस्ताव में पृथक प्रस्ताव के माध्यम से उठाए गए किसी मामले को पुनः उठाने की अनुमति नहीं होती है। ठीक है, मतलब इसके ऊपर प्रतिबंध लगा रखा है स्थगन प्रस्ताव के ऊपर एक प्रकार से। मतलब एक सेम मामला है, सेम घटना घटित हुई, उसको किसी अन्य प्रस्ताव के जरिए सदन में पेश कर दिया गया है, या सदन के सामने वो चीज आ चुकी है, या सदन खुद ही उस पर कोई कानून बनाना चाह रहा है, तो फिर ऐसी स्थिति में आप स्थगन प्रस्ताव लाने का कोई औचित्य है क्या? फिर नहीं है ना। फिर तो भाई आप कह रहे हो कि इसी देश में ऐसी घटना घटित हुई है और हम उस पर चर्चा करना चाहते हैं, चर्चा करने की कहाँ जरूरत है? माना कि कोई मामला घटित हुआ और उसका वो मामला कोर्ट में विचाराधीन है, किसमें है? कोर्ट में विचाराधीन है, न्यायालय में पेंडिंग है, तो न्यायालय में पेंडिंग के दौरान भी फिर आप क्या नहीं लेकर आ सकते हो? उसी से संबंधित स्थगन प्रस्ताव पेश नहीं कर सकते हो। तो दूसरी सीमा लिखो, ऐसे मामले पर भी सदन में चर्चा नहीं की जा सकती जो कि न्यायालय में विचाराधीन हो, कोर्ट पेंडिंग है ना। देखो विद्यार्थियों, एक वर्ष में 3 सत्र होते हैं। कितने सत्र होते हैं? पहला आता है बजट सत्र, मार्च अप्रैल के आसपास क्या आता है? बजट सत्र। और अगस्त सितंबर के आसपास क्या आता है? मानसून सत्र। और नवंबर दिसंबर के आसपास क्या आता है? शीतकालीन सत्र। अब माना कि अभी मानसून सत्र चल रहा है, लगभग 1 डेढ़ महीने तक चलता है, ठीक है। सत्र चालू हुआ, उसके तीसरे दिन कोई मामला हाईलाइट था और उस मामले के ऊपर उन्होंने चर्चा कर ली। क्या कर ली? मामले के ऊपर चर्चा कर ली। फिर 15 दिन बाद में एक व्यक्ति आया कि ऐसा ऐसा मामला देश में घटित हुआ है और उस पर क्या करेंगे, हम चर्चा करेंगे। तो एक मामले पे जब इसी सत्र में चर्चा हो चुकी है तो दोबारा चर्चा करने की क्या आवश्यकता है? तो उस पर भी प्रतिबंध लगा रखा है, लिखिएगा। ऐसे मामले पर चर्चा नहीं की जा सकती, तीसरा पॉइंट लिखना है ना। ऐसे मामले पर चर्चा नहीं की जा सकती जिस पर उसी सत्र में उसी सत्र में उसी सत्र में, सत्र को रेखांकित करो, उसी सत्र में बजट सत्र, 3 टाइप के सत्र होते हैं, बजट सत्र ऑब्लिक मानसून सत्र ऑब्लिक शीतकालीन सत्र। यह सत्र का मतलब ये है ना, अगर बजट में चर्चा होगी तो बजट वाले में दोबारा उस पर कोई किसी प्रकार चर्चा नहीं होगी। वापिस बोलना, उसी सत्र में ब्रैकेट में कुछ लिखा है, ब्रैकेट बंद कर लिया, चर्चा हो चुकी हो। अब देखो विद्यार्थियों, छोटी मोटी घटना घटित हुई उसको लेकर ही आप संसद में स्थगन प्रस्ताव लेकर आ जाओ, ऐसा नहीं है। साधारण महत्व के विषय पर चर्चा नहीं की जाएगी, केवल महत्वपूर्ण विषय पर ही क्या की जाएगी? चर्चा की जाएगी, नहीं तो नहीं की जाएगी, और वो भी लोक हित में होना चाहिए, जनहित में। लिखिएगा, इस प्रस्ताव के अंतर्गत हाँ सीमाओं में चौथा पॉइंट लिखना है। इस प्रस्ताव के अंतर्गत वर्तमान में घटित किसी महत्वपूर्ण मामले
किसी महत्वपूर्ण मामले को ही उठाया जा सकता है, किसी महत्वपूर्ण मामले को ही उठाया जा सकता है, न कि साधारण महत्व के किसी मामले को। देखो विद्यार्थियों, स्थगन प्रस्ताव में केवल एक ही घटना को लेकर आ सकते हो, सभी घटनाओं को नहीं लेकर आ सकते हो। लिखो इसमें अगला पॉइंट, इस प्रस्ताव में, कौन से प्रस्ताव में? स्थगन प्रस्ताव में। इस प्रस्ताव में एक से अधिक मामलों को, एक से अधिक, देखो विषय लिख सकते हैं, मुद्दे लिख सकते हैं, मामले लिख सकते हैं ना। एक से अधिक मामलों को शामिल नहीं किया जा शामिल नहीं किया जा सकता। ठीक लिया? ये हो गया विद्यार्थियों आपका कौन सा? स्थगन प्रस्ताव। तो स्थगन प्रस्ताव के बारे में कुछ बिंदु है जो इंपॉर्टेंट है, मतलब कौन कौन से बिंदुओं के ऊपर आपको ध्यान रखना है कि एक तो कुछ ऐसे मामले हैं जो लोकहित के हो, किसके हो? जनहित के, लोकहित के, पब्लिक इंटरेस्ट के हो, और उन ऐसे मामले जिसमें ज्यादा देरी नहीं की जा सकती। क्या नहीं की जा सकती? ज्यादा देरी नहीं की जा सकती, उन मामलों को उठाया जाता है इसमें। और एक एक समय में एक ही मामले को उठाया जा सकता है, एक से अधिक मामलों को नहीं उठाया जा सकता। और मामलों को उठाने से पहले 50 सदस्यों की अनुमति होना जरूरी होती है। और जिस सदन में आप पेश करना चाह रहे हो इस प्रस्ताव को, उस सदन का जो हेड होता है, पीठासीन अधिकारी होता है, उसकी अनुमति भी लेना जरूरी होता है। अगर वो अनुमति नहीं देता है तो आप पेश ही नहीं कर सकते हो, चर्चा भी नहीं होगी। दूसरी बात, इसको किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, लोकसभा में पेश किया जा सकता है और राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। इसको पक्ष या विपक्ष, सत्ताधारी पार्टी के सदस्य या विपक्ष वाले भी इसको पेश कर सकते हैं। ध्यान रखना, समझ गए? तो ये हो गया आपका कौन सा? स्थगन प्रस्ताव मेरी तरफ से कंप्लीट। अगला प्रस्ताव का नाम लिखो, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। ये संसद में जो कार्रवाई चलती है, क्या क्या होता है वहां पे, वो लिखा रहा हूं। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। अगर आप इसको दूर दूर लिखेंगे तो फिर ऐसे लिखेंगे। हिंदी हो रही है ना वहां पे? अरे मिलके आ हो जाएगा ना, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। ऊपर वाला सही है, और वैसे अगर आप बीच में डैश लगा दे तो फिर ऐसे भी लिख सकते हो, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। देखो विद्यार्थियों, सारी बातें हमारे संविधान में नहीं लिखी हुई, लेकिन संविधान में कुछ प्रावधान कर रखा है, संसद को कानून बनाने का अधिकार दे रखा है। संसद कानून नियम बनाकर कोई सा भी आगे की कार्रवाई को क्या कर सकती है? संचालित करवा सकती है। तो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव का उल्लेख किस में मिलता है बताओ? संसदीय प्रक्रिया के कुछ नियम बना रखे हैं, उनमें इस प्रस्ताव का उल्लेख मिलता है। देखिएगा, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव का उल्लेख, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव का उल्लेख संसदीय प्रक्रिया नियमों में मिलता है। संसदीय प्रक्रिया नियमों में मिलता है। ठीक है? ये जो ध्यान आकर्षण वाला प्रस्ताव है, ये कब अस्तित्व में आया था? 1954 में अस्तित्व में आया था। जैसे आपने शून्यकाल पढ़ा ना, शून्यकाल कब अस्तित्व में आया? 1962 में आया, और वो भारत की देन है। इसी प्रकार ध्यान आकर्षण प्रस्ताव जो संसद में पेश किया जाता है, ये संसदीय प्रक्रिया नियमों के तहत इसको शामिल किया गया। और कब शामिल किया गया? 1954 में। लिखिएगा, यह प्रस्ताव 1954 में अस्तित्व में आया।
लिख लिया विद्यार्थियों? अब देखो, इस प्रस्ताव को लाता कौन है? संसद का कोई भी सदस्य। देखिएगा, इस प्रस्ताव के द्वारा इस प्रस्ताव के द्वारा किसी मंत्री का ध्यान इस प्रस्ताव के द्वारा किसी मंत्री का ध्यान अविलंबनीय लोक महत्व के किसी मामले पर आकृष्ट किया जाता है। आकर्षित मतलब आकृष्ट किया जाता है। देखो मेरी बात सुनो, जैसे एक आपदा प्रबंधन मंत्री है। कौन सा है? आपदा प्रबंधन मंत्री है। वर्तमान में बहुत सारी आपदाएं आई राजस्थान में, या भारत में देखें हम, बहुत सारी आपदाएं आई। पंजाब में बाढ़ का नाम सुना ही है आपने। अब बहुत सारी आपदाएं आई, आपका मानसून सत्र चल रहा है, उसमें आप उसके बारे में कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, तो फिर दूसरा सदस्य क्या करेगा? ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लेकर आएगा कि मंत्री जी आप इसके बारे में तो बोलो, कुछ इनके बारे में तो कुछ घोषणा करो इसमें, तो उसके संबंधित होता है। तो मंत्री का ध्यान आकर्षित किया जाता है इसमें। लिख लिया? लिखो, इस प्रस्ताव को सदन का कोई सा भी सदस्य ला सकता है। मतलब पेश कौन करेगा इसको? सदन का कोई भी सदस्य। कोई भी सदस्य। कोई भी सदस्य का मतलब पक्ष या विपक्ष का कोई भी सांसद लेकर आ सकता है। क्या इसमें भी सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष की अनुमति की आवश्यकता होगी? बिल्कुल। तो पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना तो पेश ही नहीं किया जा सकता। लिखिएगा, इसे प्रस्तुत करने के लिए, इसे पेश करने के लिए, इसे पेश करने के लिए पीठासीन अधिकारी ब्रैकेट में लोकसभा अध्यक्ष या सभापति, राज्यसभा सभापति। लोकसभा में तो कौन होगा? अध्यक्ष, और राज्यसभा में कौन होगा? सभापति की अग्रिम अनुमति की आवश्यकता होती है। देखो, अग्रिम अनुमति देखो, इस प्रस्ताव के माध्यम से भाई जो भी लोक महत्व की कोई घटना घटित हुई है, वो कौन से डिपार्टमेंट से रिलेटेड है ना? इस प्रस्ताव के माध्यम से संबंधित मंत्री से अपेक्षा की जाती है, संबंधित मंत्री से अपेक्षा की जाती है कि वह उस मुद्दे पर, कौन से मुद्दे पर? जो लोक महत्व का है, महत्वपूर्ण मुद्दा है कोई, उस मुद्दे पर संक्षिप्त वक्तव्य दे। कुछ तो बोलो मंत्री साहब। संक्षिप्त वक्तव्य दे, मतलब वक्तव्य का मतलब बोलना उसको, है ना? अब देखो विद्यार्थियों, माना कि ये ध्यान आकर्षण प्रस्ताव सदन में लेकर आ गए ये सदस्य मिलकर। अब ये जब ये प्रस्ताव लेकर आ जाते हैं, तो फिर उसके बाद में क्या होता है? मंत्री को बोलना होता है, मंत्री को भाषण देना होता है सदन में ही। अब मंत्री या तो हाथों हाथ दे दे, मंत्री क्या बोले? हाथों हाथ, हाँ ठीक है भाई ये हुआ, हम ये घोषणा करते हैं वगैरह, ये करते हैं सारी चीजें। प्रत्येक पीड़ित परिवार को ये मिलेगा, प्रत्येक व्यक्ति को ये मिलेगा, जो मर गया उसको इतना मिलेगा, जो घायल हो गया उसको इतना मिलेगा, मवेशियों का ये मिलेगा, जो भी है, मतलब जो भी राहत के संबंध में जो बोलना चाहते हैं वो बोल सकते हैं। या फिर मंत्री ये कह सकता है खड़ा होके, भाई इसके लिए मुझे थोड़ा समय दें आप, मैं अगली बार मतलब इस तारीख को आपको जवाब दे दूंगा इसका, कि इसके बारे में, क्योंकि मुझे पता ही नहीं प्रॉपर आंकड़ा भाई अभी कितने लोग मरे हैं, कितने नहीं मरे हैं, क्या चीज़ है पूरी। हमें एक हमारी कैबिनेट की कोई मीटिंग लेंगे और उसके बाद में हम आपको दे देंगे भाई क्या कहना चाहते हैं हम, जो भी। देखिएगा, नोट, मंत्री
उस विषय पर मंत्री उस विषय पर, किस विषय पर, जिस विषय को लेकर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लेकर आया गया है, उस विषय पर तुरंत रूप से, तुरंत प्रभाव से अपना भाषण, भाषण का मतलब वही वक्तव्य, अपना भाषण दे सकता है या किसी और दिन, किसी और दिन भाषण देने के लिए, भाषण देने के लिए समय की मांग कर सकता है। देख लिया विद्यार्थियों, ये कौन सा हो गया आपका ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। अब लिखेंगे, देखो स्थगन प्रस्ताव लिख लिया हमने और ध्यान आकर्षण लिख लिया। अब लिखेंगे हम धन्यवाद प्रस्ताव। अगला प्रस्ताव कौन सा है, धन्यवाद। इंपॉर्टेंट कर लेना इसको, यहां सवाल बनते हैं। धन्यवाद प्रस्ताव, ढंग से पढ़ो, ढंग से नोट्स बना लो सारे बच्चे। लिख लिया। विद्यार्थियों, ये जो धन्यवाद प्रस्ताव है ये कब लाया जाता है, आम चुनाव के बाद। कब, आम चुनाव के बाद। आम चुनाव होते हैं प्रत्येक 5 साल बाद में। कब होते हैं, 5 साल। आम चुनाव, मध्यवर्ती चुनाव या उपचुनाव, नाम सुना होगा आपने। तो आम चुनाव के बाद में धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है। कब लाया जाता है, तो इसके बारे में प्रॉपर डिटेल लिखा देता हूँ, पहले लिखो आप, लिखो। अब राज्यसभा के तो आम चुनाव होते नहीं, राज्यसभा के तो कुछ सदस्य रिटायरमेंट होते हैं, उनकी जगह चुनाव बार बार होते रहते हैं। तो ये लोकसभा में होते हैं। किस में होते हैं, लोकसभा। अब हम संसद के बारे में पढ़ रहे हैं, इसी प्रकार विधानसभा राज्यों में होती है। तो लिखो आप, लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद, प्रत्येक आम चुनाव के बाद, लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद, आम चुनाव होते हैं विद्यार्थियों, ब्रैकेट में लिख लेना, प्रत्येक 5 वर्ष में। कब होते हैं आम चुनाव, कब होते हैं, प्रत्येक 5 वर्ष में। आम चुनाव के बाद होने वाले प्रथम सत्र, माना कि विद्यार्थियों आम चुनाव कंप्लीट हुए जून में। कब हुए, रिजल्ट वगैरह आए जुलाई तक। तो बताओ पहला सत्र कौन सा आएगा, मानसून सत्र ही होगा उनके लिए तो पहला सत्र। और वैसे सामान्यतः देखे तो वर्ष का पहला सत्र कौन सा होता है, बजट सत्र होता है, फिर मानसून आता है, फिर शीतकालीन आता है। तथा किसी वित्तीय वर्ष के, तथा किसी वित्तीय वर्ष के पहले सत्र, ब्रैकेट में पहला सत्र कौन सा होता है वित्तीय वर्ष का, बजट सत्र, ब्रैकेट में बजट सत्र की शुरुआत में, शुरुआत में राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त अधिवेशन में, संयुक्त अधिवेशन में ब्रैकेट में, राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त अधिवेशन ब्रैकेट में लोकसभा और राज्यसभा, ब्रैकेट बंद, मतलब दोनों का संयुक्त अधिवेशन होता है ना। संयुक्त अधिवेशन में अपना अभिभाषण देता है। क्या देता है, अपना अभिभाषण देता है। या फिर हम लिख सकते हैं
इनको संयुक्त रूप से क्या करता है, ये संबोधित करता है। दोनों सदनों को संयुक्त रूप से क्या करता है, या संबोधित करता है, अभिभाषण देता है या संबोधित करता है। देखो मैंने आपको पहले बताया है, भाषण और अभिभाषण में अंतर होता है। इसमें होता है भाषण और अभिभाषण में अंतर होता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के द्वारा राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है। मतलब अब सरकार बनी है अभी अभी आपकी, अब आगामी आप 5 सालों में क्या करना चाहते हो, या आगामी 1 साल में आप क्या करना चाहते हो। क्योंकि अगर वित्तीय वर्ष के दौरान लेकर अगर ये अभिभाषण हो रहा है, तो ये 1 साल की बात को लेकर आते हैं, और ये आते हैं 5 साल की बात को लेकर, भाई अब हमारी सरकार बनी तो हम ये बातें करेंगे। तो ये सारी बातें एक उसमें पूरी पेपर में लिखी हुई रहती है, और उस पेपर को पढ़कर कौन सुनाता है, राष्ट्रपति पढ़ के सुना रहा है दोनों सदनों को। ये तो नए नए चुन के आए लोकसभा वाले, तो ये तो क्या हुए हैं, लोकसभा वाले तो नए नए चुन के आए हैं, राज्यसभा के तो पहले से ही है, तो इन दोनों को सुनाते हैं वो। और फिर उसके बाद में धन्यवाद प्रस्ताव लेकर आते हैं। तो लिखिएगा नोट, लिखिएगा राष्ट्रपति का अभिभाषण राष्ट्रपति का अभिभाषण उसका व्यक्तिगत वक्तव्य नहीं होता है। मतलब राष्ट्रपति अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल सकता उसमें। राष्ट्रपति का अभिभाषण उसका उसका किसका, राष्ट्रपति का, उसका व्यक्तिगत वक्तव्य नहीं होता है, बल्कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद, सेंटर की मंत्रिपरिषद होती है ना, बल्कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के द्वारा तैयार किया जाता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के द्वारा तैयार किया जाता है, जिसमें उस सरकार के कार्य निष्पादन, सरकार ने क्या क्या किया है ना, कार्य निष्पादन और भावी योजनाओं का, भविष्य की योजना है ना, भावी का मतलब क्या है, भविष्य, आने वाली योजना, भावी योजनाओं का उल्लेख होता है। सरकार के कार्य निष्पादन तथा भावी योजनाओं का उल्लेख होता है। लिख लिया। अगर विद्यार्थियों हम वित्तीय वर्ष के बाद में, जैसे बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति का अभिभाषण हो रहा है दोनों सदनों को संयुक्त रूप से मिलाकर, तो उस समय ये कहता है कि भाई हमने पिछले साल ये किया और आने वाले साल में ये करेंगे। तो हमने का मतलब राष्ट्रपति का रोल नहीं है उसमें, उसमें किसका रोल है, मंत्रिपरिषद का है। किसका है, मंत्रिपरिषद का, ध्यान रखना। लिखिएगा इस संबोधन में, इस, मैंने कहा ना इसको अभिभाषण या संबोधन भी कहता है ना, इस संबोधन में राष्ट्रपति पिछले वर्ष, लेकिन पूर्ववर्ती वर्ष, पिछले वर्ष की जगह पे आपको पॉलिटिकल साइंस की शब्दावली क्या मिल सकती, पूर्ववर्ती वर्ष, पूर्ववर्ती वर्ष, पूर्ववर्ती वर्ष और आगामी वर्ष, आने वाला वर्ष है ना, में सरकार की नीतियां और योजनाओं, नीतियां और योजनाओं का खाका खींचता है। मतलब हमने ये कर दिया और ये करेंगे। ये सारी बातें कौन बोलकर सुनाता है, राष्ट्रपति सुनाता है दोनों सदनों के सदस्यों को। कब सुनाता है, प्रत्येक साल, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पहले सत्र में, यानी कि बजट सत्र में, और प्रत्येक आम चुनाव के बाद जो पहला सत्र होता है ना उसमें। अब वो पहला सत्र कोई सा भी हो सकता है, बजट भी हो सकता है, शीतकालीन भी हो सकता है, और मानसून भी हो सकता है। योजनाओं का खाका खींचता है, ड्राफ्ट बताता है कम ये करेंगे। अब देखो भारत में तो विद्यार्थी, देखो हमने जो संसदीय प्रक्रिया अपनाई ना, वो ब्रिटेन से ग्रहण की है। किससे अपनाई है, ब्रिटेन से।
ब्रिटेन में संसद को पार्लियामेंट कहते हैं, वहां पे दो सदन होते हैं, हाउस ऑफ कॉमन है, हाउस ऑफ लॉर्ड। जिस प्रकार यहाँ लोकसभा होती है उस प्रकार वहाँ हाउस ऑफ कॉमन होता है, जिस प्रकार यहाँ राज्यसभा होती है उस प्रकार वहां पर क्या होता है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है। जिस प्रकार भारत में राष्ट्रपति होता है उसी प्रकार ब्रिटेन में सम्राट होता है। क्या होता है? सम्राट, राजा। लेकिन वह राजा का बेटा राजा बनता है, अर्थात वह राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है। संसदीय व्यवस्था तो है, लेकिन राजा के बारे में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है, और भारत में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है। क्या है? गणतंत्रात्मक शासन। लोकतंत्रात्मक का मतलब प्रधानमंत्री बहन जी, गणतंत्र का मतलब क्या है? राष्ट्रपति। क्योंकि यहाँ के राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ना कि राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति नहीं बनता है। इसलिए यहाँ पे गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है भारत में, और वो संसदीय प्रक्रिया का हिस्सा है। तो वहां पर अगर हम ब्रिटेन के संदर्भ में देखें तो ब्रिटेन में ये जो, यहाँ पर तो हम अभिभाषण कह रहे हैं उसको, वहां बोल रहे हैं सम्राट का भाषण या राजा का भाषण। नोट। हाँ, लोकतंत्र, लोक मतलब जनता। जनता किसको चुनती है? फिर आपने प्रस्तावना नहीं पढ़ी क्या बहन जी? प्रस्तावना में एक एक शब्द को समझा रखा है। लोकतंत्र का मतलब प्रधानमंत्री, और गणतंत्र का मतलब क्या है? राष्ट्रपति। स्पष्ट रूप से लिखा रखा मैंने वहां पर आपको। चलो फिर भी कोई बात नहीं, छोटी मोटी त्रुटियां होती रहती। देखो, राष्ट्रपति के इस संबोधन को ब्रिटेन में राजा का भाषण कहा जाता है। राजा का भाषण को सिंगल इन्वर्टेड कोमा नहीं, सॉरी, डबल, राजा का भाषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजा का भाषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राष्ट्रपति के इस संबोधन को ही ब्रिटेन में राजा का भाषण कहा जाता है। देखो विद्यार्थियों, अब ये इसने संबोधित कर दिया उसको, लास्ट में जाकर अगर ये धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं होता है तो ऐसे में सरकार गिर जाती है। इसका मतलब ये होता है कि आपकी सत्ता में पकड़ नहीं है, मतलब विपक्ष ज्यादा मजबूत है आपसे। जैसे आप कोई चीज प्रस्ताव पारित करवाना चाह रहे हो, सरकार की योजनाएं तो है ही, जो राष्ट्रपति ने पढ़ के सुना दी, इन पे आप चर्चा कर रहे हैं, मतदान कर रहे हैं बाद में सदन में, और ये पारित नहीं करवा पा रहे हो। अगर आप इसको तो पारित नहीं करवा पा रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि आपकी सरकार में जो सदस्य है वो कम है, आपको पकड़ नहीं है, या जो भी कारण रहा है, आपसे नाराज है, तो फिर ऐसी स्थिति में आपकी सरकार भी गिर सकती है। देखिएगा, राष्ट्रपति के इस अभिभाषण पर, मतलब राष्ट्रपति ने पढ़ के सुना दिया और दोनों सदन के सदस्य बैठे एक साथ ही, राष्ट्रपति पर नहीं, राष्ट्रपति के इस अभिभाषण पर दोनों सदनों में चर्चा होती है। दोनों सदनों में क्या होती है? चर्चा होती है, और चर्चा के बाद मतदान भी होता है। चर्चा के बाद क्या होता है? मतदान भी होता है। मतदान भी होता है। देख लिया? देखो, इसी चर्चा को धन्यवाद प्रस्ताव कहते हैं। जो चर्चा होती है इसी को क्या बोलते हैं? धन्यवाद प्रस्ताव कहते हैं। देखो, यह प्रस्ताव सदन में पारित होना आवश्यक होता है। यह प्रस्ताव सदन में पारित होना आवश्यक होता है, अन्यथा माना जाता है कि सरकार का बहुमत नहीं है, अर्थात सरकार पराजित होती है। तो अब देखो, सरकार पराजित होगी मतलब सरकार गिर गई कहने का मतलब,
ठीक है, तो इसमें सरकार गिर जाती है विद्यार्थी। ये क्या हो गया? धन्यवाद प्रस्ताव। क्या हो गया? धन्यवाद प्रस्ताव। टाइम हो गया? ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद विद्यार्थी।